माता का आंचल पाठ को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा अगले अंश में किस तरह से बच्चों के खेलों का वर्णन किया गया है कि 1930 के दशक में जो ग्रामीण परिवेश था, उस परिवेश में बच्चों के खेल तमाशे किस तरह के हुआ करते थे। पढ़िए पेज नंबर 4, पैराग्राफ 3। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे, वही रंगमंच बनती थी। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोआ तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौड़ियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। कहने का अर्थ है यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, मिठाई की दुकान का चित्रण किया जा रहा है। घर की जितनी टूटी फूटी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को ही प्रयोग में लाकर वे अपना खेल तमाशा तैयार कर लिया करते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातून के खंभे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मोहड़े की चूल्हा चौकी, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आजमनी कलची बनती। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते। ज्योनार अर्थात भोज तैयार करते। हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोगों की ज्योनार बैठती। मतलब कि वही बच्चे ज्योनार बनाते थे, भोज बनाते थे और वही बच्चे भोजन करते भी थे। जब पंगत बैठ जाती तब बाबूजी भी धीरे से आकर पाँत के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते। पाँत मतलब पंक्ति के अंत में। जो बाबूजी थे वो भी उनके खेल तमाशों में शामिल हुआ करते थे। और जीमने का अर्थ है जहाँ पर भोजन के लिए बैठा जाता है। उनको बैठते देख हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। अर्थात बड़े भी बच्चों के साथ उनके खेलों में शामिल होते थे, उसको एंजॉय किया करते थे। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिस कर शहनाई बजाई जाती। अमोले मतलब आम का एक बहुत छोटा सा पौधा। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल उहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा दिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निरखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। अब यहाँ पर बारात का वर्णन किया गया है कि किस तरह से एक चबूतरे से दूसरे चबूतरे तक बारात जाती थी, किस तरह से लकड़ियों, आम और केले की टहनियों से आंगन को सजाया जाता था, किस तरह से कनस्तर का तंबूरा बजाया जाता था, किस तरह से शहनाई बजाई जाती थी, पालकी चूहेदानी की बना ली जाती थी। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि खेलने के लिए किन्हीं विशेष संसाधनों की आवश्यकता नहीं थी बच्चों को। घर की ही जो चीज़ें प्रयोग में नहीं आती थीं, जो टूट फूट जाती थी, उन्हीं चीज़ों से वे बच्चे अपने खेलने का जुगाड़ कर लिया करते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। अब देखिए, उस समय का जो प्रमुख व्यवसाय था वो था खेती। रोज़गार का जो प्रमुख ज़रिया था वो था खेती बाड़ी। अब बच्चे वही चीज़ें देखते थे अपने घर वालों को करते हुए, तो बच्चे भी अपने खेलों में उन्हीं सारी चीज़ों को शामिल कर रहे हैं। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराडी पर चढ़ा कर लटका दिया जाता और 2 लड़के बैल बनकर मोड़ खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा। बड़ी मेहनत से खेत बोए और जोते जाते और पटाए जाते।
फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते। काटते समय गाते, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। ये सब लोकगीतों की पंक्तियाँ हैं, इनको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। उस परिवेश को बहुत और ज़्यादा रेलिवेंट करने के लिए इन लोकगीतों की पंक्तियाँ इसमें डाली गई हैं। बस फिर क्या, फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे, कसोरे का सूप बनाकर उसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते। कसोरे क्या है? कसोरा है मिट्टी का बना एक कटोरा जैसा। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बाबूजी हमेशा उनके खेलों में शामिल रहते थे और जब वो खेती बाड़ी का खेल खेलते तब भी भोलानाथ के पिताजी उनसे यह सवाल पूछा करते थे कि इस साल की खेती कैसी रही। मतलब कुल मिलाकर मजाक किया करते थे, मनोरंजन किया करते थे। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब रास्ते में ये सब आउटडोर गेम्स होते थे, बताया मैंने, तो जब रास्ते में ये सारे खेल तमाशे चल रहे होते तो बटोही अर्थात यात्री, राहगीर जो रास्ते से गुज़र रहे हैं लोग, वे भी कुछ देर रुककर इन बच्चों के तमाशे देखने लगते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते, चलो भाइयों ददरी, सतु पिसान की मोटरी। फिर से लोकगीत की पंक्ति है। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। रहरी क्या है? रहरी कहा गया है अरहर को, अरहर जो दाल आप खाते हो। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। ढेलों मतलब मिट्टी के जो ढेले नहीं बन जाते हैं, उनसे मारा था। कोई वर होगा, कोई दूल्हा होगा और वो बूढ़ा होगा, तो उस बूढ़े दूल्हे को ये लगा कि इस लोकगीत के माध्यम से ये बच्चे हमें चिढ़ा रहे हैं, तो उसने बहुत दूर तक उनको दौड़ाया और ढेलों से मारा था। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घुड़मुहा आदमी हमने आज तक नहीं देखा। घुड़मुहा मतलब ऐसा आदमी जिसका मुँह घोड़े की तरह हो। उनको समझ में नहीं आ रहा था किसने इस तरह का जमाई, इस तरह का वर ढूंढा अपनी बेटी के लिए। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते हैं। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चाटते थे। गोपी एक नस्ल है आम की। एक्सक्यूज़ मी। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ी। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने लगे और ज़मीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा ना रुकी। बरखा अर्थात वर्षा। और भी मूसलाधार पानी होने लगा। मूसलाधार मतलब बिना रुके बारिश होना। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान से अठई चिपक जाती है। अठई एक प्रकार का कीड़ा होता है जो कुत्ते के कान में चिपका होता है, वाइट कलर का। इसको किलनी भी कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि हम लोग पेड़ों से इस प्रकार से चिपक गए थे जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। तो बिल्कुल अलग नहीं हो रहे थे, इतना मूसलाधार वर्षा हो रही थी। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई, बंद हो गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नज़र आए। हम लोग डर कर भाग चले। जब बारिश होती है ना तो अपने अपने बिलों से बहुत सारे कीड़े मकोड़े बाहर आ जाते हैं क्योंकि उसमें पानी भर जाता है। तो इसी तरह से बिच्छू ज़मीन पर नज़र आने लगे और बच्चे डर कर भाग गए। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात है, बीच में मूसन तिवारी मिल गए।
मूसन तिवारी गांव के ही किसी व्यक्ति का नाम है। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था, कम समझ में आता था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेले का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। मतलब अपने उन्हीं लोकगीतों की पंक्तियों के माध्यम से उस बूढ़े व्यक्ति को बच्चे चिढ़ाने लगे। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा। वो चिढ़ गया व्यक्ति, उसने बहुत इन लोगों को दौड़ाया। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। आंधी हो चले मतलब इतनी तेज भागे जैसे आंधी चलती है। सब अपने अपने घर में चले गए। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ कर लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। मतलब हमको अर्थात भोलानाथ को और बैजू को पकड़कर लाने के लिए उन्होंने 4 लड़कों को छोड़ा। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। जो बैजू था वो ज़्यादा स्मार्ट था, भाग गया। भोलानाथ पकड़ लिए गए अपने गुरुजी के द्वारा। तो गुरुजी ने उनको खूब अच्छे से समझाया। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलराने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमको घर ले आए। चिरौरी अर्थात प्रार्थना करना, विनती करना। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ न खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे पर एक भी हाथ ना आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। अर्थात जब पाठशाला से भोलानाथ के पिताजी गुरुजी से प्रार्थना करके भोलानाथ को छुड़ा लाए तो भोलानाथ बहुत दुखी हुआ। इतना रोया कि बाबूजी का जो कंधा था वो पूरा उनके आंसुओं से भीग गया। रास्ते में लेकिन उन्हें अपने दोस्तों की मंडली मिल गई, दोस्तों का पूरा ग्रुप मिल गया। तो और वो सब लोकगीत गा रहे थे। तो भोलानाथ भी अपना रोना धोना भूल गए और उन्हीं लड़कों की मंडली में शामिल हो गए। अब वो लड़के क्या कर रहे थे, मकाई का खेत था और वहाँ पर चिड़ियों का झुंड उसे खा रहा था। तो वे सब चिड़ियों को पकड़ने लगे। तो वहाँ जितने भी लोग खड़े थे वो सब यही कहने लगे कि चिड़ियों को चाहे जितना भी नुकसान क्यों ना पहुँचे, लड़कों का तो यही खेल होता है। मतलब जो लड़के और बंदर, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं और बंदर पराई पीर नहीं समझते। पराई पीर मतलब दूसरों का दर्द नहीं समझते। बंदरों और छोटे बच्चों को एक जैसा कहा गया। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल से पानी उलीचने लगे। पानी उलीचने लगे मतलब पानी भर गया होगा चूहे के बिल में, तो उस पानी को बाहर निकाल कर फेंकने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। मतलब वो समझ रहे थे कि वो चूहे का बिल है जिसमें पानी भर गया था और उस पानी को वो बाहर निकाल कर फेंक रहे थे। तो क्या कह रहे हैं, गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए, अर्थात वो जो चूहे का बिल था उसमें कहीं सांप बैठा होगा। शिव जी का सांप निकल आया। वो समझ रहे थे कि चूहे का बिल है लेकिन उसमें था सांप और वो सांप बाहर निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, कोई नीचे मुँह करके गिरा, कोई मुँह ऊपर करके गिरा। किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। मतलब जब सांप सामने दिख गया तो सभी बच्चे डर गए। अभी तक तो खेल रहे थे लेकिन अब वास्तव में सांप के निकलने से सब बेतहाशा परेशान होकर वहाँ से जैसे बन पड़ा वैसे भागे। हम एक सुर में दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। भोला
भोलानाथ का भी शरीर जो था वो लहूलुहान हो गया था, बहुत खून बह रहा था, पैर के जो तलवे थे वो छिल गए थे, बहुत घबराए हुए भी थे। घर आए भोलानाथ और सीधे अंदर चले गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। ओसारा मतलब बरामदा। तो बाबूजी से, जबकि बहुत प्यार करते थे, बाबूजी के साथ ही अक्सर खेला करते थे, लेकिन जब वो लहूलुहान होकर, परेशान होकर अपने घर आए तो बैठक में बाबूजी को बैठा देख कर भी वो सीधे अंदर भागते हुए अपनी माँ के पास चले गए। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास चले गए। जाकर उन्हीं की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया मतलब साफ़ कर रही थी, चावल साफ़ किया जाता था ना पहले। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देख बस ज़ोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। माँ जब बच्चे को परेशान देखती है तो वो चाहे जितना भी ज़रूरी काम क्यों ना कर रही हो, वो सब छोड़कर सिर्फ बच्चे को अपने पास बुला लेती है, उसको अपने आंचल में छिपा लेती है। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी, बहुत परेशान हो गई और बच्चे से उसके परेशान होने का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि बेटे को हुआ क्या है, वो इतना डरा हुआ, इतना परेशान क्यों है। झटपट हल्दी पीस हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। कोहराम मतलब शोर मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा 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 कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। लुके चले जा रहे थे मतलब छिपे चले जा रहे थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थीं। हमारे कांपते हुए होंठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती। इसी समय बाबूजी दौड़े चले आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया ना छोड़ी। मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। ध्यान दीजिएगा अंतिम पंक्ति पर कि जो माँ का आंचल होता है वो प्रेम और शांति का प्रतीक होता है। चंदोवा मैंने बताया था, शामियाना, टेंट। मतलब यदि आप उसकी आंचल की छाया में आ गए तो आप स्वयं को हर कष्ट, हर दर्द, हर संकट से मुक्त पाते हैं। जितनी ज़्यादा सुरक्षा, जितना ज़्यादा प्रेम, जितनी ज़्यादा शांति माँ के पास आकर मिलती है वो बच्चे को और कहीं नहीं मिलती। चाहे कोई कितना भी अधिक बच्चे से प्यार करे, चाहे बच्चा किसी से भी कितना अधिक प्यार करे, माँ की ज़बरदस्ती की जाने वाले चीज़ों को बच्चा भले ही नापसंद करता हो, लेकिन मन के किसी कोने में उसको इस बात का एहसास होता है कि माँ के पास से ज़्यादा सुरक्षित जगह और कहीं नहीं है। इसका एग्जाम्पल आपको इसी पार्ट में देखने को मिलता है कि भोलानाथ पूरा दिन अपने पिताजी के साथ रहता था, लेकिन जब संकट आन पड़ा, जब चूहे के बिल से सांप को निकला हुआ देखा और जैसे तैसे गिरते पड़ते ये सब घर भागे, पूरा शरीर लहूलुहान हो गया, पैर छिल गए, भय इतना था कि मुंह से सा के अलावा कुछ और निकल ही नहीं रहा था। ऐसी स्थिति में भोलानाथ चाहते तो अपने पिताजी के पास चले जाते, बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और पिताजी वही सारे काम करते थे जो भोलानाथ को पसंद थे। माँ तो फिर भी भोलानाथ की पसंद के काम नहीं करती थी। जैसे भोलानाथ को तैयार होना पसंद नहीं था, कपड़े पहनना पसंद नहीं था, बालों में तेल लगाना पसंद नहीं था, लेकिन माँ लगाती थी ना, ज़बरदस्ती लगाती थी। तो बच्चे को ये पता होता है कि माँ भले ही ज़बरदस्ती ये काम कर रही है, लेकिन ये काम सारे उसके हित के लिए हैं। और यही चीज़ भोलानाथ भी महसूस करते थे और जब उन पर परेशानी आन पड़ी तो वे पिता का साथ ना लेकर वे माता के आंचल की छाया में चले गए। माँ के पास से कहीं भी जाने का उनका मन नहीं कर रहा था, क्योंकि जिस भय से वो गुजरे थे सांप को देखकर, उस भय को दूर करने का इलाज केवल माँ के पास था। तो इस प्रकार माता का आंचल शीर्षक की सार्थकता भी स्पष्ट होती है कि इस पाठ का शीर्षक माता का आंचल क्यों रखा गया, क्योंकि माँ का आंचल ही, माँ का साथ ही एक ऐसा होता है जो बच्चे को हर संकट, हर कष्ट से
दूर करता है। बच्चे को प्रेम, शांति और सुरक्षा का एहसास माँ के आंचल में ही होता है।